वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीबीएसई का एग्जाम आपका अप्रैल में होना है जूनियर असिस्टेंट का, इसकी बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्लास नंबर 1 हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट इस क्लास के बाद बना दी जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली सारी की सारी क्लासेस चेक कर पाओगे जो आज होंगी या होने वाली। तो क्लास नंबर 1 के बाद बच्चों के कमेंट्स आए कि प्रिपरेशन उन्होंने करनी है, उस हिसाब से एक मेजॉरिटी में आंसर्स आए, जिस वजह से आपकी क्लास 2 कंटिन्यू कराने वाले हैं। तो क्लास 2 कराने से पहले आपको बताना है, अगर आपने जुड़ना है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लॉयल मेंबर की तरह, तो प्रोसेस क्या है। उसके लिए बच्चों आपको सिंपल एक चीज करनी होगी। कोई भी वीडियो देखते हो जो मेंबर ओनली वीडियो होती है या हमारी कोई भी वीडियो होती है, ज्वाइन बटन अवेलेबल है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मेंबरशिप के पर्क्स मिलते हैं। क्या पर्क्स हैं वो? 29 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ये रिकरिंग पेमेंट होती है, आप कभी भी कैंसिल करा सकते हो चाहे अपनी मेंबरशिप। तो मेंबर ओनली वीडियोज एक तो अवेलेबल हो जाती हैं, एक अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियो, जो भी वीडियो अवेलेबल होंगी पहले आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है। लॉयल्टी बैजेज मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ का ये होता है, 2 मंथ का ये होता है, इस तरह से ये लॉयल्टी बैजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 29 रुपीज ओनली मंथली आप हमें लॉयल मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी बेनिफिट्स हमारे लॉयल मेंबर्स को मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्लास 2 करने से पहले आपको बताना है कि हम पढ़ाएंगे पार्ट 5 के साथ साथ बच्चों के मैसेज भी आए, पार्ट 4 भी हम आपको कराएंगे। यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन हम आपको करवाएंगे, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन हम आपको कराएंगे। यानी कि टोटल अगर आप देखो 10 10 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का पोर्शन हम आपको कराने वाले हैं। चलो, तो ये जो क्लास होगी आपकी, इसमें बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है जिसकी बात हम आपके सामने करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसमें होगा क्या। एक मिनट पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है, वैसे हाइलाइटर की जरूरत पड़ने वाली है। चलो, तो बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। एक तो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है जिसको जीबी बोलते हैं। तो जीबी के मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर होता है। कितना टेन्योर होता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, इस टॉपिक पे एक पूरी की पूरी क्लास बन जाती है। लेकिन इसी क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक भी खत्म कराएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के करीब करीब 40% सिलेबस भी हम आपको इसी क्लास के अंदर कराने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस के साथ बैठना है, क्लास को समझना है। कुछ समझ नहीं आता है, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। ईमेल कर सकते हो, कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल या मैसेज कर सकते हो। तो बच्चों देखो, ये गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है जिसको जीबी मीटिंग बोलते हैं। इसमें मेंबर्स होते हैं और उनका टेन्योर भी होता है। तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो करो भाई डिस्कस, क्या करना है। ये जो है आपकी चीजें, ये जीबी की हैं, याद रखना। गवर्निंग बॉडी का जो मेंबर है वो है। तो पहले एक चेयरमैन होता है। क्या होता है? चेयरमैन। अच्छा, यहां पे जो भी चीज आपको दिखाई देगी ना, जैसे 6(1), फिर 6(2), फिर 6(3), इस तरह से दिखाई देगा, तो ये क्लॉज है। जो सीबीएसई के एक्ट है, रूल है, उसके अंदर क्लॉज नंबर 6 में बात की जाती है गवर्निंग बॉडी की। ठीक है। तो गवर्निंग बॉडी में एक चेयरमैन होता है, एक आपका वाइस चेयरमैन होता है, और ये क्लॉज 6(2), ये सिंपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है। तो वाइस चेयरमैन ऑलवेज आप याद रखना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली होता है। कौन होता है वाइस चेयरमैन? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। और एक्स ऑफिशियो होता है। ठीक है। एक्स ऑफिशियो देखो उसको बोलते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति बोलते हैं हिंदी में, यानी उस पद को भी वो होल्ड करते हैं, इसलिए ये वर्ड है। तो ये एक्स ऑफिशियो होंगे वाइस चेयरमैन।
तीसरा आ जाता है आपका बच्चों, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली को छोड़कर जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं यूनियन टेरिटरीज के, यूटी कौन कौन सी हैं? चंडीगढ़ है, लद्दाख है, नहीं, जम्मू कश्मीर है यूटी? अब तो मुझे लगता है क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं तो अब वो स्टेट बन गया है। विच विशेज टू अवेल द सर्विसेज ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड से सर्विस लेना चाहता है, मतलब जो भी उस बोर्ड से जुड़ना चाहता है, सीबीएसई से जो जुड़ेगा। अब जैसे चंडीगढ़ है तो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वन रिप्रेजेंटेटिव जरूर जाएगा यूनियन टेरिटरी का एजुकेशन डिपार्टमेंट से। किस में जाएगा? गवर्निंग बॉडी में। एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव यूटी से हो गया, और बच्चों एक होगा टेरिटोरियल काउंसिल से। यानी यूटीज के बिना टेरिटोरियल काउंसिल होती हैं, टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरीज अदर देन दिल्ली। दिल्ली को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो सीबीएसई बोर्ड का मेन है, हब है, तो दिल्ली से तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, दिल्ली से किसी स्कूल से ले सकते हैं, तो इसीलिए दिल्ली को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये आएगा आपका 3 रिप्रेजेंटेटिव, 3 पर्सन लिए जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ले लिए ना यहां से, इसीलिए वो बार बार मना कर रहे थे आपसे कि भाई दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, तो दिल्ली को छोड़ तो दिया, लेकिन 3 रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले लिया, जिसमें से एक ये चीज कंफर्म है कि विमेन कैंडिडेट होना जरूरी है, ठीक है, और वन ऑफ द शैल बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ये वुमेन वाली बात याद रखना। एक रिप्रेजेंटेटिव डीएमसी से होगा, यानी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी एमसीडी बोलते हैं, नॉट डीएमसी, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगा, क्लियर बात है, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, इनमें से कहीं से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चलो मेनली बात यही है जो मेन है। अब तो नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, अब तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी नहीं रहा, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी वन रिप्रेजेंटेटिव आपका रहता है इसके अंदर। एक रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ मिनिस्ट्री का होता है, ताकि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन की बात वो कर सके, क्योंकि आपको पता है हेल्थ एजुकेशन भी स्कूलों में डेंगू मलेरिया ये सब पढ़ाया जाता है, मेडिकल एजुकेशन, तो उससे भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव आपका होता है जितनी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनमें से चाहो तो हो सकता है। 2 रिप्रेजेंटेटिव आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हैं, जिनको एकेडमिक काउंसिल द्वारा चुना जाता है। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू बी इलेक्टेड बाय इट्स एकेडमिक काउंसिल, किसके एकेडमिक काउंसिल? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। चलो 3 बंदे होंगे, 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के। 2 हेडमास्टर होंगे किसी पब्लिक स्कूल के, जो नॉमिनेट किए होंगे इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, आईपीएससी, याद रखना। 2 हेडमास्टर आएंगे प्राइवेट स्कूलों से या पब्लिक स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूलों से, जो इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस ने चुने हुए होंगे। इसी तरह से 2 रिप्रेजेंटेटिव आपके वहां से आएंगे जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्कूल डिजाइन किए गए हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में से आएंगे। एक ये याद रखना, ये भी 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो 2 हेडमास्टर्स थे, ये 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी से आपके आएंगे। एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल जरूर आएगा हाई स्कूल या सेकेंडरी हाई स्कूल का, ठीक है, स्पेशल स्कूल को छोड़कर, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे, और यूटीज को छोड़कर उनमें से लिए जाएंगे स्टेटों में से, ठीक है। 1 हेडमास्टर या प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं 12th क्लास के जो स्कूल्स होते हैं, उनमें से होंगे दिल्ली के अंदर से 4 प्रिंसिपल्स, जो किस में से इलेक्ट किए जाएंगे? जो भी प्रिंसिपल ऑफ हायर स्कूल एजुकेशन एफिलिएटेड है बोर्ड से, एटलीस्ट उनमें से एक प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल का होना चाहिए। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम का चीज है, ठीक है। देखो क्या है, ये मत समझना केवल थ्योरेटिकल हम पढ़ाएंगे। 60 मार्क्स का जो भी पोर्शन है, चाहे एमसीक्यू पढ़ाने हो चाहे थ्योरेटिकल पढ़ाने हो, वी हैव टू कंप्लीट दैम, पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि हमने सीसीएस रूल्स का
पॉसिबली अपनी तरफ से कोशिश करके आप बच्चों को करवाया था एम्स, डबलयू और असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना, जिस टॉपिक की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं उससे ज्यादा का स्कोप हम नहीं रखते, लेकिन जितना स्कोप रखते हैं उसमें से सिलेबस आपको बेस्ट टू बेस्ट करवाएंगे। एक हेडमास्टर प्रिंसिपल आपका लिया जाएगा सेकेंडरी स्कूल से, ईच यूनियन टेरिटरी से जो आपकी सर्विसेज को अवेल करना चाहता है सीबीएसई की। ठीक है, कहां से लिया जाएगा, है तो हाई स्कूल से हो या हायर सेकेंडरी स्कूल से हो, हर एक यूनियन टेरिटरी से। दिल्ली को छोड़ देना है क्योंकि दिल्ली से ऑलरेडी मेंबर्स काफी हैं इसमें। हेड ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ये एक्स ऑफिशियो रहता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो रहेगा। वैसे तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का हेड है, लेकिन यहां पे एक्स ऑफिशियो की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा इसके अंदर कि टोटल 17 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग अलग डिफरेंट 17 पॉइंट्स हैं। अगर आप टोटल देखना चाहो तो टोटल तो काफी होंगे वो, है ना। तो आपने दिमाग में रखना है, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, 4 प्रिंसिपल्स होंगे, 1 हेडमास्टर होंगे, 1 हेडमास्टर, एक हेड ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होगा। तो थोड़ा सा बेसिकली 1-2 बार रिवाइज करोगे वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे प्रिंसिपल वाली लाइन है, ये वाली, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये गर्ल स्कूल का भी प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, नोट करना इस चीज को। अच्छा बच्चों, अभी कुछ रह गया है इसके अंदर, गवर्निंग बॉडी की बात कर रहे थे हम, तो 6 का आपका ये 18 है। इसमें 1% को लिया जाता है प्रोफेशनल बॉडी से, और कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है वो इनको अपॉइंटमेंट देती है। 1% ईच, यानी इंजीनियरिंग से 1% होना चाहिए, एग्रीकल्चर से 1% होना चाहिए, मेडिसिन से 1, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से 1, फाइन आर्ट्स से 1 और होम साइंस से 1। यानी कि ये कितनी फील्डें हैं, टोटल 7 फील्ड, 6 फील्ड हैं। इन 6 फील्ड से 1-1%, तो इसका मतलब इसमें टोटल आपको 6% चाहिए। तो जो 6% होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनल बॉडीज को। इसके बाद आपका आ जाता है नॉट मोर देन 4 persons टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फ्रॉम अमंगस्ट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं उनमें से एमिनेंट जो प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध हैं, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, तो 4 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, एमिनेंट होंगे वो, याद रखना इस बात को। इसके बाद क्या है, नॉट मोर देन 3 persons टू बी co-opted by the board in consideration of their expert knowledge of subject of the study included in the course prescribed by the board। 3 आदमी से ज्यादा आप उसमें से नहीं ले सकते जो सिलेबस के नॉलेज एक्सपर्ट होंगे सब्जेक्ट के। ठीक है, जो भी आपने कोर्स इंक्लूड किया है, बोर्ड ने जो कोर्स इंक्लूड किया है, उनमें 3 आदमियों से ज्यादा आप नहीं ले सकते एक्सपर्ट नॉलेज के। ठीक है, तो कम से कम 3 आदमी हो सकते हैं इसमें से। अब आपको ये क्लियर हुआ अभी तक जो हमने आपको बताया, वो क्या बताया, वो बताया कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो जीबी मेंबर्स आपको बता दिए। अब टेन्योर की बात करेंगे। टेन्योर है कि कितने साल तक वो बने रहते हैं। तो टेन्योर का सिंपल सा फंडा है 3 साल तक। ठीक है बच्चों, कितने साल तक, 3 साल तक। Members other than ex officio members of the board or of any committees appointed under this resolution shall hold office for a period of 3 years from the date of appointment, election, nomination, co-option as the case may be। चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हुई हो, चाहे उनको इलेक्ट किया गया हो, चाहे उनको नॉमिनेट किया गया हो, चाहे उनको को ऑप्शन दिया हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के सबका टेन्योर 3 साल का होता है। तो आपने याद रखना है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताओ इस वीडियो में जो अभी तक आपने सीखा, एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने आपको कितने बताए। एक तो वाइस चेयरमैन ही होता है आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर, बाकी आप बताओगे। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ मेंबर आपका क्लियर हो गया। नए टॉपिक की शुरुआत कर दें अगर आप बोलो तो। कमिटीज ऑफ द बोर्ड पढ़ाएंगे। बोर्ड कौन सा है यहां पे, कमिटीज ऑफ बोर्ड अगर आप पढ़ोगे तो बोर्ड कौन सा है, बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड की बात यहां पे चल रही है। ठीक है बच्चों, चलो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं डेफिनेटली। तो फाइनेंस कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी के बाद करिकुलम कमेटी होती है,
आपकी एग्जामिनेशन कमेटी होती है, आपकी रिजल्ट कमेटी होती है, आपकी एफिलिएशन कमेटी होती है, आपकी कमेटीज ऑफ कोर्स होती है, आपकी ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी होती है, और आपकी स्किल एजुकेशन कमेटी होती है, और एक आपकी आईटी कमेटी होती है। तो टोटल कितनी कमेटीज होती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर तो 9 कमेटीज होती हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है जी, कितनी कमेटीज होती हैं? 9 कमेटीज। अब 9 में से कौन कौन सी हैं एक बार याद करेंगे। फाइनेंस कमेटी, करिकुलम कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी, रिजल्ट कमेटी, एफिलिएशन कमेटी, कमेटीज ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी, स्किल एजुकेशन कमेटी और आईटी कमेटी। ठीक है, टोटल 9 कमेटियों की बात हमें आपके क्लास के अंदर करने वाले हैं। एक एक कमेटी है, कमेटी का फंक्शन क्या है, कमेटी की जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, ये आपके लिए मायने रखते हैं। तो आप सोचोगे ना 9 टॉपिक्स के अंदर आपकी चीजें क्या क्या आएंगी। एक तो जो भी कमेटी है वो है क्या, उसका फंक्शन क्या है, ये हम सीखेंगे। एक 9 टॉपिक्स के अंदर फंक्शंस के बाद उसमें भी जो कमेटी है, कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर्स हैं, तो वो चीज भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं बच्चे। तो टोटल 9 कमेटीज हैं, फंक्शंस पढ़ेंगे, कमेटी में कितने मेंबर्स हैं वो पढ़ेंगे। अब ये किसी बच्चे को ऐसे लगता होगा कि स्कूल एजुकेशन का तो पढ़ा ही नहीं रहे, तो पहली बात तो ये है ही स्कूल एजुकेशन। ठीक है, दूसरा है बच्चों ये सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे ना तो एवरीथिंग यही आएगा, कौन सी कमेटी है, गवर्निंग बॉडी क्या है, कौन से रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है सीबीएसई। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली जो सिलेबस आपको कराए हैं वो अप टू डेट है और आपका अंडर सिलेबस है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई सिलेबस नहीं है। चलो एक एक कमेटी की बात करेंगे, समझाएंगे। सबसे पहले आ जाती है आपकी फाइनेंस कमेटी। कौन सी कमेटी? फाइनेंस कमेटी, जिसका काम है आपके खर्चे पानी का जो भी सामान है वो देखना, डिसाइड करना बजट क्या रहने वाला है। तो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। तो कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्लू आपको हम यहीं से दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा, एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी बॉडी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज, तो आंसर होगा इसका फाइनेंस कमेटी। जितने भी मैटर्स हैं फाइनेंस के वो सारे डील करती है आपकी फाइनेंस कमेटी, क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। दूसरा, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल बजट की एस्टिमेट्स होती हैं वो सबसे पहले फाइनेंस कमेटी। ठीक है, आपने सुना होगा स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी, ये भी कह सकते हैं इसको एसएफसी, और बाकी वैसे देखो तो फाइनेंस कमेटी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी मसला जो पैसे का है वो इस कमेटी के अंदर में जाएगा, उसके बाद उसको बोर्ड के साथ में रिकमेंडेशंस के लिए सबमिट किया जाता है। फिर बोर्ड उनको अप्रूव करे ना करे, जो बोर्ड की मीटिंग्स हैं, गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग्स हैं उसमें ये डिसाइड होता है। किस में डिसाइड होता है? ये आपका जीबी में डिसाइड होता है। जीबी क्या होती है? ये होती है आपकी गवर्निंग बॉडी मीटिंग। ठीक है, चलो तीसरा आ जाता है कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमेटी। तो ये बड़ी बात है, आपको अभी समझा देते हैं क्या आएगा इसके अंदर। तो देखो कंपोजिशन में क्या है, एक चेयरमैन होगा इनका फाइनेंस कमेटी का, एक नॉमिनी होगा कंट्रोल अथॉरिटी का, जो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सीबीएसई की वो डिसाइड करेगी एक पर्सन। 2 मेंबर बोर्ड इलेक्ट कर देगा खुद से, है ना, एक को नॉमिनी करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नॉमिनी होगा, एक बोर्ड से, 2 बोर्ड से इलेक्ट होंगे, और जो सेक्रेटरी है बोर्ड के वो खुद सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी का काम करेंगे। तो ये याद रखना, सीबीएसई सेक्रेटरी इक्वलेंट टू फाइनेंस कमेटी सेक्रेटरी, ऐसे करके समझो इस बात को। दोनों की दोनों जगह वो सेक्रेटरी का ही पद संभालेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो फाइनेंस कमेटी की बात बच्चों क्लियर हो चुकी है। एडवाइजरी बॉडी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आपकी फाइनेंस कमेटी के पास जाती है, फिर बोर्ड के पास जाती है रिकमेंडेशन के लिए। मेंबर्स का आपको हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट आ जाएगा करिकुलम कमेटी। तो करिकुलम कमेटी का काम क्या है? सबसे पहले काम समझो, टोटल नंबर ऑफ कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यहां तक समझो कि कितने रहेंगे हर क्लास के लिए, ये डिसाइड करना करिकुलम कमेटी का काम है। जो भी करिकुलम बनेगा बोर्ड के एग्जामिनेशंस का या सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का, ये डिसाइड करने का काम भी करिकुलम कमेटी का है। प्रपोजल्स जो भी आएंगे नए सब्जेक्ट्स बनाने के लिए, पुराने सब्जेक्ट हटाने के लिए, ठीक है, पुराना सब्जेक्ट अगर कोई हटाना हो, नया कोई जोड़ना हो, तो उसके प्रपोजल्स को कंसीडर करने का काम भी करिकुलम कमेटी का होता है। क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं
या उनको अल्टर किया जाता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ में, वो भी काम करिकुलर कमेटी का होता है। ठीक है, रिकमेंड करना है कौन सी टेक्स्ट बुक यूज करोगे जो आपके सिलेबस को भली भांति कंफर्म करे, यानी जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस मिले, वो टेक्स्ट बुक को प्रेस्क्राइब करने का काम भी, प्रेस्क्राइब का समझते हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है ये मेडिसिन काम आएंगी, तो ऐसे ही करिकुलम कमेटी ही प्रेस्क्राइब करेगी कि ये टेक्स्ट बुक आपकी काम आएंगी जो सिलेबस को कंफर्म करेंगे, यानी सिलेबस के साथ में कंफर्मिटी में रहेंगी। ठीक है, काम पता लग गया आपको, फंक्शंस ड्यूटीज पता लगी करिकुलम कमेटी की क्या है। अब करिकुलम कमेटी की कंपोजिशन समझो, होता कौन कौन है इसके अंदर। तो देखो जी, एक चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, डायरेक्टर जो एकेडमिक्स के हैं सीबीएसई के वो इसके अंदर आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जो स्कूल के हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन दिल्ली ये आते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के डायरेक्टर दिल्ली वाले वो होंगे इसके अंदर, डीसी होंगे नवोदय विद्यालय समिति के डेप्यूटी कमिश्नर जो नोएडा के होते हैं, प्रिंसिपल होंगे राबिया गर्ल पब्लिक स्कूल के नई दिल्ली के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जीटीबी के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपके पॉलिटिकल साइंस के मेंबर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एनसीईआरटी के होंगे नई दिल्ली से, प्रिंसिपल होंगे बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग नई दिल्ली से, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से होंगे। तो ये सारे के सारे कंपोजिशन है जो करिकुलम कमेटी बनाती है। तो देखो, पढ़े लिखे लोगों की समिति होगी, केवीएस है, एनवीएस है, कॉलेज है, स्कूल है, वो बेटर बना पाएंगे सिलेबस को, इसलिए इनकी जरूरत होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे हंसराज कॉलेज के, प्रिंसिपल रिटायर्ड होंगे एसआरसीसी मयूर विहार के, प्रिंसिपल एसजीटीबी के होंगे, प्रोफेसर एनएसआईटी के होंगे, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोई आ जाएगा, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कोई इग्नू के डायरेक्टर होंगे, फॉर्मर डायरेक्टर होंगे एवीआईआईटीएम ग्वालियर के, प्रोफेसर होंगे एनसीईआरटी से कोई भी, फैकल्टी होगी एमएनएफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एसोसिएट प्रोफेसर एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से होगा। तो ये सब के सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये कमेटी आपको पता लगी इसके अंदर क्या क्या है, कंपोजिशन है करिकुलम कमेटी का जो हम आपको समझा चुके हैं। अब देखना है एग्जामिनेशन कमेटी के बारे में। तो देखो, एग्जामिनेशन कमेटी के अंदर कौन कौन आता है। सबसे पहली बात है, फंक्शन क्या है इसका, कि टू ऑर्डर एग्जामिनेशन इन कंफर्मिटी विद द रेगुलेशंस टू फिक्स डेट ऑफ होल्डिंग देम। तो सीधी सी बात है, पेपर कब होंगे उसकी डेट डिसाइड करने का काम होता है एग्जामिनेशन कमेटी का। ठीक है, अब कमेटी ऑफ कोर्स की जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको कंसीडर करना, एग्जामिनर क्या है, पेपर सेटर कौन है, मॉडरेटर कौन है, पूरी की पूरी एग्जामिनर की लिस्ट बनाना, पेपर सेटर्स की लिस्ट बनाना, मॉडरेटर्स की लिस्ट बनाना, ताकि बोर्ड की अप्रूवल मिल सके। तो सारी की सारी जो रिकमेंडेशन है कमेटी ऑफ कोर्स की एग्जाम से रिलेटेड, उनको कंसीडर करने का काम भी एग्जामिनेशन कमेटी का होता है। टू रिकमेंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर टू बी सेंट ईच सब्जेक्ट आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट करे जाने हैं उसकी रिकमेंडेशन भेजने का काम भी एग्जामिनेशन कमेटी का होता है। रिटर्न टेस्ट का ड्यूरेशन भी डिसाइड करना होता है कि 2 घंटे का रखें, 3 घंटे का रखें, कितना टाइम चाहिए मिनिमम। तो ये सब होता है एग्जामिनेशन कमेटी का काम। काम के बाद अब देखना है, और सबसे बात है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी सेट करना होता है कि एक क्वेश्चन के कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने मिनिमम मार्क्स दे सकते हैं। Form of application to be filled by the candidate applying for permission to appear in the examination and form of certificates to be granted to successful candidates, इसका रिकमेंडेशन भी देना होगा एग्जामिनेशन कमेटी का काम। प्रपोज रेट ऑफ ऑनोरेरिया, बच्चों ऑनोरेरियम पढ़ाया था, एएसओ डबलएओ असिस्टेंट इस क्लास में पढ़ाया था, आपको पता है। पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं उसी को ऑनोरेरिया या ऑनोरेरियम बोलते हैं। पेपर सेटर्स को, एग्जामिनेशर्स को, मॉडरेटर्स को, टेबुलेटर्स को, चेकर्स को, सबको पैसे मिलते हैं, उसकी रेट भी सेट करना इनका काम है। टू प्रपोज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी इनका काम होता है। ठीक है, टू सजेस्ट द मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ओरल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे करे जाएंगे वो बताने का काम भी इनका होता है। इंस्ट्रक्शंस देना कैंडिडेट को और एग्जाम के सुपरिंटेंडेंट सेंटर्स को, इनका काम होता है। टू डील विद ऑल द कंप्लेंट्स, कोई भी क्वेश्चन पेपर की कंप्लेंट अगर आ जाती है जिसमें आपका कोई कुछ भी इशू होगा वो इंटरटेन की जाएगी अगर मेंबर ऑफ द बोर्ड कम से कम 2 हेड ऑफ द एफिलिएटेड हायर स्कूल 3 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ रिलीज ऑफ क्वेश्चन पेपर कंप्लेंट। ठीक है,
विद इन 3 days ऑफ द डेट ऑफ द रिलीज ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जब रिलीज होते हैं उसके विद इन 3 days के अंदर अंदर जो भी कोई है वो कंसीडर की जाती कंप्लेन। ठीक है, टू कंसीडर ऑल द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टू मेक रिकमेंडेशन वेयर नेसेसरी टू द बोर्ड। एग्जाम कंडक्ट कराने की और कोई भी रिकमेंडेशन देने का काम बोर्ड को इनका ही होता है। अब आ जाती है एग्जामिनेशन कमेटी की कंपोजिशन। तो बच्चों पढ़ो कंपोजिशन में कौन कौन आता है। देखो जी, एक होगा इसमें चेयरमैन, एक होगा ज्वाइंट कमिश्नर केवीएस का, डायरेक्टर एजुकेशन होगा, प्रिंसिपल होगा, रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होंगे एजुकेशन के, प्रिंसिपल होंगे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई के होंगे जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे, चेयरमैन, ज्वाइंट कमिश्नर तो केवीएस के होंगे, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ होंगे श्री गुरु तेग बहादुर, इसी को हमने पढ़ाया था ना GTBKC, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। प्रोफेसर होंगे तरंग अपार्टमेंट IB एक्सटेंशन, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपके मेंबर्स हैं जो एग्जामिनेशन कमेटी को कंपोज करते हैं। नई कमेटी आती है आपकी रिजल्ट वाली कमेटी। तो रिजल्ट कमेटी में देखो क्या काम है इनका। इनका मेन काम यही है, जो भी टेबुलेटेड रिजल्ट है ना उसको बनाना। कौन बनाएगा, डायरेक्टर IT के थ्रू बनाया जाता है और मॉडरेट किया जाता है अगर कोई दिक्कत है तो उसमें। रूल बनाना, ग्रेस मार्क कब देंगे, ये भी इनका काम होता है रिजल्ट कमेटी का। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट को डायरेक्ट करना, जब कमेटी उसको मॉडरेट करती है तो डायरेक्ट करना कि भाई कब रिजल्ट पब्लिश होगा, तो वो रिजल्ट कमेटी का काम है। डील विद द केसेस ऑफ अनफेयर मींस केसेस, UMC होती है, जब कोई पेपर में नकल करते हुए मिलता है तो उस पर जो केस बनता है उन केसों को डील करने का काम रिजल्ट कमेटी का है। और ऐसे अलग केस जो रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट से मैच करते हैं, ठीक है, रेफर करते हैं। कौन करेगा रेफर्ड, रेफर्ड बाय द सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी ने कोई केस रेफर्ड किया है जो रिजल्ट से डील करता है कैंडिडेट के, तो वो किन के पास आ जाएगा, आपकी रिजल्ट कमेटी के पास आ जाएगा। अब रिजल्ट कमेटी की कंपोजिशन देख लेते हैं। बच्चों नॉन स्टॉप क्लास है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CBSE जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, लेकिन उनको नहीं पता कि पार्ट 4 पार्ट 5 की प्रिपरेशन कोई यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रिजल्ट कमेटी की बात करेंगे। सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, हेड ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन, हेड ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति, डायरेक्टर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एज कन्वीनर, ये होंगे। इसमें सेक्रेटरी होगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, KVS के हेड होंगे, NVS के हेड होंगे, डायरेक्टर एजुकेशन होंगे और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो कन्वीनर का काम करेंगे। मतलब जो कंट्रोलर, आपको पता है एक पोस्ट होती है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वो कराएंगे ये सारे के सारे। मेंबर्स को लेटर भेजना है कि इस दिन कमेटी की मीटिंग करेंगे, तो ये सब कन्वीनर का काम करेंगे। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना एक बार। आप जो यूट्यूब की वीडियोस हैं अगर उनको अर्ली एक्सेस करना है या कुछ और बेनिफिट्स हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो लॉयल मेंबर बनोगे हमारे 29 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। ज्वाइन करना है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या कोई भी वीडियो देखना ज्वाइन का लिंक वहां अवेलेबल हो जाएगा। बेनिफिट क्या होता है इसका, आप मेंबर ओनली वीडियोस देख सकते हो जो कोई और नहीं देख सकता। अर्ली एक्सेस होगा नई वीडियोस का, डेफिनेटली वो आप अर्ली कर पाओगे। लॉयल्टी बैजेस नेक्स्ट टू योर नेम इन कमेंट्स एंड लाइव चैट, तो ये आपको मिल जाते हैं जब आप कमेंट करते हो, तो इस तरह के लॉयल्टी बैजेज आपको मिल जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंड करता है बच्चों आप पर। ठीक है, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी होती है manatofficial14@gmail.com आईडी रहेगी। अब क्लास नंबर 2 हो चुकी है, 3 तभी आएगी जब 2 आपको लगेगा कि टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम CBSE की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास 3 लेके आए या अभी बस करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।